डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एकांकी चंपक। एकांकी है तो जाहिर है रंगमंच होगा, पात्र होंगे, तो हम डालते हैं एक नज़र रंगमंच पर। समय 7 बजे प्रभात। एक साफ सुथरा कमरा, अनेक स्थानों पर सुंदर चित्र लगे हैं। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें सजी हुई हैं। कमरे के बीच में एक बड़ा सा कालीन बिछा हुआ है, जिससे कमरे की शोभा और भी बढ़ गई है। एक और छोटी टेबल है जिस पर ताज़े फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है। जो वस्तुएं वहाँ हैं उनसे यह प्रकट होता है कि इस कमरे में रहने वाला कवि हृदय अवश्य है। सभी वस्तुओं की रूपरेखा में सजावट है। खिड़की से पूर्वीय आकाश दिखाई पड़ता है, जिसमें सुनहले बादल छाए हुए हैं। कमरे को जैसे वसंत आकर चूम गया है। कमरे में दाहिनी ओर कुर्सी पर एक युवक बैठा है। उसका नाम है किशोर। आयु 30 वर्ष के लगभग। वस्त्रों में स्वच्छता और सुरुचि है। आँखों में गांभीर्य। बाल बड़े बड़े घुंघराले हैं जो उसकी पीठ पर छा रहे हैं। उसके समीप टेबल पर एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है। उसके बड़े बड़े बाल हैं, माथे पर सफ़ेद चिन्ह। किशोर बड़े प्रेम से कुत्ते पर हाथ फेर कर कहता है, जैसे स्वप्नमग्न हो, चंपक, एक बार तुम्हें देख लेता हूँ तो जान पड़ता है प्रभात का नन्हा सा बादल आँखों में झूम गया है। यह देखो, तुम्हारे कान कैसे रेशम के 2 टुकड़े ईश्वर ने तुम्हारे सिर के समीप गूंथ दिए हैं। तुम्हारी कोमल पूंछ इंद्रधनुष के समान झुकी हुई है। और तुम्हारी आँखें, क्यों मेरी बोली समझ रहे हो चंपक? लोग कहते हैं कि मैं कवि हूँ, पर मेरी कविता तुम्हारे सुनहरे बालों के कारण ही सुनहली है। वो चंपक को गोद में रख लेता है। उस दिन तुम्हें देखकर एक कविता लिखी थी। रेशम सी इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन, मेरे मन में यह तन हो, इस तन में ही हो मेरा मन, इस तन में ही हो मेरा मन। अचानक बाहर किसी के आने का शब्द होता है। कौन? महाशय जी, मैं आ सकती हूँ? किसी रमणी का कोमल कंठ स्वर। आइए। 2 युवतियाँ प्रवेश करती हैं। दोनों लगभग एक ही वय की हैं, 25 वर्ष। एक अधिक कीमती वस्त्र पहने हुए है। रेशमी साड़ी से कोमल शरीर सजा हुआ है। उसकी मुद्रा से ज्ञात होता है कि वह एक संभ्रांत परिवार की महिला है। नाम है शकुंतला। उसके हाथ में एक समाचार पत्र है। दूसरी युवती उसकी सेविका मालूम पड़ती है। वह साधारण वस्त्र पहने हुए है, सदैव अपनी स्वामिनी का रुख देखकर बातें करती है। उसके आते ही किशोर खुश हो जाता है। सेविका का नाम है मालती। शकुंतला जिज्ञासा की दृष्टि से पूछती है, आप ही का नाम किशोर है? जी हाँ, वही जिनकी कविताएं रसाल वन में निकला करती हैं। हाँ, वही जिनकी चंपक शीर्षक कविता ने हिंदी संसार में हलचल मचा दी है। इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं वही किशोर हूँ। आपने इस समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की है कि आप एक सुंदर कुत्ता बेचना चाहते हैं। क्या यह वही है? हाँ, वह यही है। क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? इसकी एक लंबी कहानी है, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि आप इसे खरीदना चाहती हैं तो यह आपकी सेवा में उपस्थित है। लीजिए। आपकी कहानी ही मेरे लेने न लेने का कारण हो सकती है। तो उसके शकुंतला के साथ जो आई थी मालती, वो कहती है, निसंदेह। यदि ऐसी बात है तो सुनिए। पिछले महीने की बात है। हल्का जाड़ा पड़ रहा था। शुक्ल पक्ष की रात थी। चंद्र की शीतल किरणें पृथ्वी का सारा विषाद धो रही थी।
इस कहानी में कविता भी है या कविता में कहानी है? क्षमा कीजिए, मैं भूल ही गई कि मैं एक कवि से बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं टहलने के लिए एकांत स्थान में जा रहा था कि एक और यह कुत्ता पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांसें छोड़ रहा था, मुझे करुण नेत्रों से देखकर। तब तो आप बड़े अच्छे हैं, आज यह कितनी अच्छी दशा में है। तो मालती भी कहती है, देखिए कितनी अच्छी दशा में है। मैं इसे उठा लाया, बहुत सेवा की, जो कुछ मेरे पास था मैंने इसे अच्छा करने में समाप्त कर दिया। अब यह गुलाब सा सुंदर और हृदय सा चंचल हो रहा है। आपका परिश्रम सफल परिश्रम। यदि इस कुत्ते के मन में समझने की शक्ति है तो आप ही इसके ईश्वर हैं, जीवन दाता हैं। ईश्वर तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे हाथ तो मेरे जीवन के समान ही निर्बल हैं। मैं कर ही क्या सकता हूँ? केवल सेवा, केवल प्रेम। कविवर, मेरे लिए यही ईश्वरत्व है, निसंदेह। उस दिन से यह चंपक मेरे जीवन का सब कुछ हो गया। चंपक, ओहो, नाम भी आपने कितना सुंदर रखा है, चंपक। कितना सुंदर, चंपक, प्यारा चंपक। इसे देखते ही न जाने क्यों मेरे मन में यह नाम आ गया। शायद इसमें इतना सौंदर्य है। कुरूपता के काले भौरे को यह समीप नहीं आने देना चाहता। सचमुच, मैं जब टहलने जाता हूँ तो धूमकेतु की भांति मेरे पीछे इसकी रेखा होती है। मुझे भय होता है कहीं इसके पैर मैले न हो जाएं। जब मैं भोजन करता हूँ, मेरे समीप बैठकर मेरे झूठे भोजन की लालसा करता है। मुझे भय होता है कहीं कड़ी रोटी मुंह में पहुंचकर कष्ट न दे, इसलिए मैं स्वयं कड़ी रोटी खाकर इसके लिए कोमल हिस्सा छोड़ देता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो यह मेरे पैरों के समीप आकर मेरे लिहाफ में छिपा रहता है। बहुत धीरे से मेरे पैरों पर अपना सिर रख लेता है, मानो रात भर चरणों के समीप बैठकर मेरी आराधना करता रहता है। मुझे भय होता है कहीं सोते में इसके मुख पर मेरा पैर न पड़ जाए। जब मैं कविता करता हूँ तो इसके कोमल बालों पर हाथ रख कर, रेशम सी इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन, मेरे मन में यह तन हो, इस तन में ही हो मेरा मन। ये तो उसी चंपक शीर्षक कविता की पंक्तियाँ हैं। फिर महाशय, जब यह चंपक आपको इतना प्रिय है तो इसे बेचने की कल्पना तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। हाँ, दिखता तो यही है, पर मुझे उसकी कल्पना ही नहीं, सत्यता का भी पालन करना है। कैसे? मैं इसकी सेवा कर चुका। अब यह अच्छा है, वसंत के समान उज्ज्वल और सुंदर। अब मुझे इसे विदा ही कर देना चाहिए। मैं नहीं समझ सकी, इतनी लंबी कहानी कहने पर भी नहीं समझ सकी। मेरा प्रेम दुख और वेदना का बंधु है। इस संसार में जहाँ दुख और वेदना का अथाह सागर है, वहाँ ऐसे प्रेम की अधिक आवश्यकता है। पर इससे और चंपक से क्या संबंध है? हाँ, मैं केवल उसी को प्यार करना चाहता हूँ जिसका साथ देने में सबको आपत्ति है। उसी का साथी मैं बनना चाहता हूँ जिसकी सांस में हवा के स्थान में वेदना है। उसी के समीप रहकर मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। अब चंपक दुखी नहीं है, उसकी करुणाजनक परिस्थिति अब निकल गई, अब वह सुखी है। तो उसे बेच डालने से लाभ? बहुत लाभ है। इसके साथ रहने के कारण मेरे जीवन का बहुत सा समय अब इसकी सेवा में नहीं, इसके लाड़ प्यार में निकल जाता है। इससे मैं अन्य पीड़ितों की सहायता नहीं कर सकता। लाड़ प्यार तो समय कुसमय सभी कर सकते हैं। उस दिन यह चंपक रास्ते में घायल था, मैं इसके दुख को नहीं देख सका, ले आया। 1 महीने की सेवा से यह अच्छा हो गया। अब इसे छोड़ देना पड़ेगा, किसी दूसरे दुखी की खोज करनी होगी। अब उसकी सेवा करूँगा। पर इससे आपको वेदना न होगी? यही मेरा जीवन है,
दूसरों की वेदना मैं अपने जीवन में रखकर उसे सुखी कर देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मेरा जीवन एक करुण गान है, पर उस करुण गान का सबसे मीठा स्वर है यह चंपक। इसे भी अब दूर कर किसी दूसरे मीठे स्वर की खोज करूँगा। आप वास्तव में कवि हैं और जीवन के महान कवि हैं, सचमुच। मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। आप मेरे चंपक को लेंगी? आपकी कहानी से तो चंपक का मूल्य बहुत बढ़ गया। अब तो मैं अवश्य लूँगी। कई खरीदने वाले आए, पर मैंने उन्हें न दिया, यद्यपि वे इसकी बड़ी ऊंची कीमत लगा रहे थे। मैंने सोचा किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जो चंपक का मूल्य समझे। आपके हृदय ने मेरे चंपक को पहचाना है। मुझे लाभ ही क्या होता यदि ऊंची कीमत देकर वे लोग मेरे चंपक को दुख से रखते या उस प्रकार न रखते जिस प्रकार मैं चाहता हूँ। चंपक की संभवतः फिर पहले जैसी दशा हो जाती। मुझे कीमत प्यारी नहीं है, मुझे अपनी चीज़ प्यारी है, वह भी बेची जाने वाली। आप मेरा आशय समझ रही हैं? हाँ, मैं आपके हृदय को समझ रही हूँ। दीजिए यह चंपक मुझे। वो मालती की ओर देखकर कहती है, मालती, उठा लो यह प्यारा चंपक, इसे हम लोग प्यार से रखेंगे। मैं कवि के समान तो शायद प्यार न कर सकूं, पर नहीं, आप मेरे ही समान मुझसे अधिक प्यार कर सकेंगी। आपके पास स्त्री हृदय है जिसमें करुणा अमृत बनकर बहा करती है। धन्यवाद। कितना सुंदर है यह। माथे में सफ़ेद चिन्ह है, जैसे प्रकृति ने इसे तिलक लगा दिया हो। कोमल शरीर जैसे कपास की राशि हो। इसके पैर भी कैसे सफ़ेद हैं, जैसे सुधा इसके चरणों को चूम रही है। बाल इतने बढ़ रहे हैं मानो वे आपसे बातें करने के लिए समीप आना चाहते हैं। अच्छा, मैं इसका कितना मूल्य दे दूं? आप जितना चाहें, मुझे मूल्य की आवश्यकता नहीं। मैं अपने अमूल्य चंपक को उपहार स्वरूप आपको दे देता, पर मुझे दुखियों की सेवा करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। यह रूखा संसार हृदय की कोमल भावनाओं को प्रमाणित करने के लिए रुपयों का मापदंड चाहता है। तब मैं अधिक से अधिक दूं। जैसी इच्छा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शकुंतला है, पर नाम से क्या? क्यों नहीं, मेरे चंपक की रक्षा करने वाली का नाम धर्म से भी अधिक पवित्र है। वह नाम ईश्वर के नाम के साथ लिया जा सकता है। आप तो उस पर कविता भी लिख सकते हैं। लीजिए ये 100 रुपये। मालती, ले चलो चंपक को। मैं जाऊं? नमस्ते। दोनों उठ खड़ी होती हैं। आप जा रही हैं? ठहरिए 1 मिनट, मैं अपने चंपक को देख लूं, उसे एक बार चूम लूं। एक नहीं, अनेक बार। मालती, कविवर को चंपक दे दो। किशोर मालती से लेकर चंपक को हृदय से लगाकर चूमता है। करुणार्ध नयनों से मालती को देते हुए चंपक को फिर एक बार हृदय से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। चंपक को सामने करते हुए उसे मूर्छा सी आ रही है। मेरे घायल होने वाले चंपक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा पैर अच्छा हो गया, जाओ सुख से रहो। मेरे चंपक, तुम्हें फिर एक बार वही गीत सुना दूं। रेशम सी इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन। पर अब तो तुम जा रहे हो। मेरा जीवन तुमसे बहुत उलझा रहेगा। मेरा क्या, जाओ मेरे चंपक। शकुंतला और मालती किशोर को अनिमेष देख रही हैं। किशोर चंपक को मालती के हाथों में रखता है। कविवर, आपका यह प्रेम देखकर मुझे वेदना हो रही है। नहीं, यह तो चंपक की प्रशंसा है। अच्छा, अब आप जा सकती हैं। धन्यवाद, नमस्ते। शकुंतला और मालती चंपक को लेकर धीरे धीरे जाती हैं। जब तक चंपक दिखाई पड़ता है, किशोर अनिमेष नेत्रों से उसे देखता रहता है। दृष्टि से ओझल होने पर
गहरी सांस लेता है, उसकी मुद्रा में वेदना है। किशोर टहलता हुआ गाता है, मेरे मन में यह तन हो, इस तन में ही हो मेरा मन। उफ, अब तो वह गया सदैव के लिए। चंपक, तुम घायल ही रहते तो अच्छा था। मेरे अच्छे होने वाले चंपक, तुम अच्छे ही क्यों हुए। ललिता का प्रवेश। वह 7 वर्ष की बालिका है, बड़ी चंचल और मचलने वाली तितली की तरह उड़ती आती है। उसके माथे पर बाल फैल रहे हैं, पर सुंदरता के साथ। उसके हाथ में रोटी है। आते ही वह बड़ी उत्सुकता के साथ बोलती है, भैया चंपक कहाँ है? मैं ये रोटी उसे खिलाने के लिए लाई हूँ। कमरे में चारों ओर देखती है, जैसे कोई चीज़ खो गई हो। चंपक एक दूसरी जगह चला गया है ललिता, मेरी बहन। कहाँ? जहाँ उसे बहुत आराम मिलेगा, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलेंगी। तुम तो यहाँ उसे रोटियाँ ही खिलाती थी, वे भी सूखी। तो अब वह यहाँ न आएगा? नहीं। क्यों? तुम उसे अच्छा खाना नहीं खिलाती थी। अच्छा तो उसे ला दीजिए, अब से मैं उसे अच्छा खाना खिलाऊंगी, मिठाइयाँ खिलाऊंगी। सचमुच? हाँ सचमुच। जाइए, मेरे चंपक को जल्द लाइए। वह मुझसे नाराज़ हो गया है, अब ना आएगा। मुझसे नाराज़ नहीं हुआ, मैं उसे अपने पास रखूंगी, आपसे कोई मतलब नहीं। नाराज़ी से उसने कहीं मुझे काट लिया तो? नहीं काटेगा, मैं उससे कह दूंगी। आप जाइए, जल्दी जाइए। क्या करूं? सुनो, चंपक को तुम्हारी बहन ले गई है। मैं उनसे कह दूंगा कि वह ललिता के पास चंपक को कभी कभी ले आया करे। कौन बहन? तुम्हारी एक बहन है, उनका नाम है शकुंतला देवी। मैं किसी को नहीं पहचानती, आप मेरे चंपक को ला दीजिए। और वो रोने लगती है ललिता। अच्छा अभी जाता हूँ, अगर चंपक नहीं मिलेगा तो उससे अच्छा चंपक लाऊंगा। तुम उसके लिए अच्छी अच्छी रोटी तैयार करो। नहीं, मिठाई खिलाऊंगी। अच्छा मिठाई ही सही, जाओ मिठाई तैयार करो, मैं भी चंपक की खोज में जाता हूँ। ललिता जाती है। किशोर बाहर जाने के लिए कपड़े पहनता है। इतने में ही बाहर से एक स्वर, भूखे को एक रोटी दे दो। कौन है? एक 50 वर्ष के वृद्ध का प्रवेश। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सारा शरीर रूखा और कुरूप। उसका दाहिना पैर टूट गया है, जिससे उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता है। उसके हाथ में एक लाठी है, उसके सहारे वह अपने शरीर का बोझ रखे हुए है। वह कराहता हुआ सा बोलता है, भूखे को एक रोटी दे दो, भूखे को एक रोटी दे दो। तुम भूखे हो? मैंने 4 दिन से अन्न नहीं देखा, मांगते मांगते हैरान हूँ। लोग हंसी उड़ाकर सामने ही लंगड़े बनने की नकल करते हैं, चिढ़ाते हैं, गाली देते हैं। गाली देते हैं? बड़े खराब हैं। तुम मेरे पास क्यों नहीं चले आए? ओह, मालूम कहाँ था कि तुम्हारे समान देवता भी इस जगह रहते हैं। देवता नहीं, सेवक कहो। समीप की कुर्सी पर किशोर उसे बिठलाता है। सेवक कहूँ तो देवता किसे कहूँ? आज तुम्हारे घर आकर समझ रहा हूँ कि संसार बिल्कुल बुरा नहीं है। अच्छा पहले खाना खाइए, फिर बाकी बातें कहिए। मैं अभी आपके लिए खाना मंगाता हूँ। ललिता, खाना लाना। क्या चंपक आ गया? मेरा चंपक, मेरा चंपक। चंपक कहाँ है? चंपक नहीं है, ये भूखे महाशय आए हुए हैं, इनके लिए थोड़ा खाना लाओ। मैं चंपक के सिवा किसी को खाना न दूंगी। लाओ खाना, मैं कह रहा हूँ, खाना लाओ और जल्दी। ललिता निराश और दुखी होकर जाती है। क्षमा कीजिए, खाना अभी आता है। यह चंपक कौन है? चंपक एक छोटा सा प्यारा कुत्ता था, अब वह मेरे पास नहीं है। छोटी बहन उसके लिए बहुत दुखी है। वह कहाँ गया? उसे मैंने बेच दिया। क्यों? जिससे वह अधिक सुखी रहे और मैं दुखियों की सेवा कर सकूं।
क्या उसके रहने से दुखियों की सेवा नहीं हो सकती? नहीं, जब तक वह घायल था। घायल? हाँ घायल। उसका पैर टूट गया था, खून बह रहा था। मैंने उसकी थोड़ी सेवा की, वह 1 महीने में अच्छा हो गया। उससे मेरा बहुत मोह हो गया था। उसके कारण मेरे सेवा कार्य में बहुत बाधा पड़ती थी। जब वह अच्छा हो गया, अब मैं अपना कर्तव्य कर सकूँगा। घायल हो गया था, उसके पैर में चोट थी। हाँ, आगे का पैर तो उठ ही नहीं सकता था। आगे का पैर? उसके माथे पर सफ़ेद चिन्ह था। हाँ, जैसे प्रकृति ने उसे सफ़ेद तिलक लगा दिया हो। तब मैंने ही उसे मारा था, मैंने ही उसे चोट पहुंचाई थी। आपने? हाँ, मैंने ही। यह कैसे? वह मेरे पड़ोसी का पालतू कुत्ता था, बहुत प्यारा। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया था। वह इतना सीधा और चतुर था कि हमेशा घर के बच्चों का खिलौना बना रहता था। खाने के लिए बाजार से मिठाइयाँ मंगवाई जाती थी। दिन भर में उसे न जाने कितनी चीज़ खिला दी जाती थी। एक दिन मैं बहुत भूखा था, मुझे 2 रोज से खाना ना मिला था। उस दिन मैंने उसके यहाँ जाकर खाना मांगा तो मुझे खाना न दिया गया। मेरे ही सामने कुत्ते को पूरियाँ खिलाई गई। मैं कुत्ते का इतना लाड़ प्यार न देख सका। यह जलन मेरे हृदय में इतनी बड़ी कि एक दिन मैंने उसे चुरा कर खूब पीटा और जब उसकी टांग टूट गई तो अंधेरे में दूर ले जाकर रास्ते में फेंक दिया। ओह, बड़े निर्दयी हैं आप। लोगों ने समझा वह मर गया या किसी के द्वारा चुरा लिया गया। मेरे पड़ोसी के बच्चे उस कुत्ते के लिए बहुत दिनों तक रोए, लौटते और गलियों गलियों अपने कुत्ते को खोजते फिरते। एक बच्चे के मन को तो कुत्ते के खो जाने का इतना सदमा पहुंचा कि वह 1 महीने तक बीमार रहा। वह कुत्ता घायल अवस्था में कितने दिनों तक पड़ा रहा, यह मैं नहीं जानता। ओह, कितनी निर्दयता! उस समय न जाने मेरे हृदय में इतनी जलन कैसे हो गई थी। कुत्ते इतने लाड़ प्यार से पाले जाएं और भूखे मनुष्यों की ओर समाज ध्यान न दे। कुत्ते मखमली गद्दों पर सुलाए जाएं और हम गरीबों को सोने के लिए टाट भी नसीब न हो। कुत्ते दूध मलाई खाएं और हम लोग सूखे टुकड़ों के लिए तरसें। उनका एल्फ्रेड पार्क में प्रदर्शन हो और हम लोग। पर तुम ही सोचो, इसमें उन बेचारे कुत्तों का क्या दोष? हाँ, यह बात सोचने पर मुझे पीछे मालूम हुई। उसी अपराध की सजा तो शायद मुझे मिली। एक हाथ भरकर मैंने अपनी लकड़ी जैसे ही कुत्ते पर मारी, वैसे ही उसके थोड़े से हट जाने के कारण वह मेरे ही पैर में आ लगी और कुत्ते के साथ मैं भी लंगड़ा हो गया। पहले तो भूख का दर्द था, अब पैर का भी हो गया। तब से लंगड़ा हो गया हूँ। आह, आपने मेरे चंपक को इतना दंड दिया, निरपराध चंपक को। हाँ, रोटी के सिवा जो चाहे दंड दो, मैं सह लूँगा। महाशय, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह दोष क्षम्य हो सकता है? ओह, एक निरपराध को इतना दंड! यदि तुम भूखे और लंगड़े न होते तो तुम्हें इस पाप के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। जानबूझकर पाप करने वाले, ईश्वर से क्षमा मांगो। कर रहा हूँ, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। ईश्वर से मैंने क्षमा मांगी, तुमसे रोटी मांगता हूँ। मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। अभी रोटी आ रही है, बिल्कुल ताज़ी, साथ साथ ललिता के हाथ की बनाई हुई मिठाई भी। अच्छा, तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? बहुत दर्द है। तो मेरे यहाँ ठहरो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। जब तुम्हारा पैर अच्छा हो जाए तब तुम चले जाना। तब तक यहीं रहकर
मुझे अपने सत्संग का अवसर दो। पहले निरपराध की सेवा करता था, अब अपराधी की सेवा करूँगा। पहले निरपराध की सेवा करता था, अब अपराधी की सेवा करूँगा। ओह, तुम देवता हो, बतलाओ तुमने अपना चंपक किसे बेच दिया है? क्यों? एक संभ्रांत युवती शकुंतला देवी को। तो मैं वहीं जाऊंगा, शकुंतला देवी के यहाँ भीख मांग कर, नौकरी कर चंपक की सेवा करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। चंपक चंपक, अच्छा मैं अब जाता हूँ। जाना, ज़रूर जाना, पर पहले अपना पैर तो अच्छा हो जाने दो। नहीं नहीं, अब मैं अपना पैर अच्छा ना होने दूंगा। यह मेरे पश्चाताप की स्मृति बनकर रहेगा। इसके दर्द से कराहूँगा और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलूँगा। एक दिन इसी तरह मर जाऊँगा। अब मैं अच्छा होना नहीं चाहता। मैंने बड़ा भारी पाप किया है। पहले चंपक को जितना मारा था उससे अधिक अब उसकी सेवा कर लूँगा, तभी मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। तुमने पल भर में मुझ में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, सेवा का इतना बड़ा आदर्श बतला दिया। पहले निरपराध की सेवा करता था, अब अपराधी की सेवा करूँगा। देवता, स्वर्ग के देवता, तुम पृथ्वी पर कैसे? शकुंतला देवी का मकान कहाँ है? विक्टोरिया पार्क के समीप। तो मैं वहाँ जाऊँगा। उठकर चलना चाहता है। खाना तो खाते जाइए, अब मुझे भूख नहीं है। 1 मिनट ठहरिए। नहीं, अब मैं जाऊँगा। ललिता, क्या है भैया? चंपक नहीं आया? खाना तैयार है, अच्छी मिठाई भी तैयार है। मैंने अपने हाथ से छोटे छोटे लड्डू चंपक के लिए तैयार किए हैं। चंपक कहाँ है? नहीं मेरी ललिता, चंपक नहीं आया। वह भी गया और उसको मारने वाला भी। कैसा मारने वाला? वही भूखा भिखारी, वह भी गया। कल मैं शकुंतला देवी से तुम्हारे लिए थोड़ी देर को चंपक मांग लाऊंगा। तुम उसे अच्छी अच्छी मिठाई खिलाकर लौटा देना। तुम्हारे लिए दूसरा चंपक लाऊंगा। खाना तो तैयार है, मिठाई रखी हुई है, किसे खिलाऊं? आप ही खा लीजिए। अब किसी दूसरे भूखे को आने दो, तब मैं भोजन करूंगा। धीरे धीरे प्रस्थान। ललिता जैसे कुछ नहीं समझ सकती। वह किशोर को उदास देखकर अपना रोना भूल गई। वह किशोर को दीन नेत्रों से देखती हुई उसके पीछे पीछे जाती है।